उत्तराखंड में बार बार आ रहे भूकंप से जहां खतरा बना हुआ है, वहीं आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक भी चिन्हित कर रहे हैं, कई जगहों को बता रहे हैं। भूकंप विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ों में अगर भवनों का निर्माण प्लानिंग से नहीं होगा तो इस तरह की समस्या सामने जरूर आएगी। जब भी निर्माण करना हो तो पहाड़ की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होगा। नुकसान तभी होता है या कुछ भी डिज़ास्टर या त्रासदी तभी होती है जब किसी ने शॉर्टकट्स लिए हों। भाई ताइवान है, जापान है, बड़े स्ट्रक्चर्स तो बनते ही हैं, है ना। जो यानी मैं वही कह रहा हूँ कि भाई भूकंप से बचने की तकनीक हमारे पास है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रैली वहां पर निकाली। चंपावत जिला कलेक्ट्रेट में बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीआईसी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री युवाओं की तरफ से निकाली गई रैली में शामिल हुए और ये धामी सरकार की तरफ से नकल विरोधी कानून लाने पर रैली निकाली गई थी। इसके लिए युवाओं में मुख्यमंत्री को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया और मुख्यमंत्री ने युवाओं का आभार भी व्यक्त किया। तो चंपावत में देखिए नकल विरोधी कानून लेकर के धामी सरकार आई है और इसी को लेकर सीएम का स्वागत भी किया जा रहा है। सीएम का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं युवा। भाजपा के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर जुटे, रैली निकाली और इस रैली का हिस्सा बने सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी। आप देख पा रहे हैं उनको और बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता किस तरीके से जोश से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। रैली में शामिल सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर वो पहुंचे हैं। युवाओं ने जो रैली निकाली उसमें वो शरीक हुए। नकल विरोधी कानून लाने पर ये रैली युवाओं ने निकाली है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और नारे लगातार उनके समर्थन में यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कार में सवार होकर के इस रैली का हिस्सा बने सीएम पुष्कर सिंह धामी और अपनी घरों की छतों से भी लोग उनको देख रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं चंपावत में और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी को आपने देखा। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के दौरे के दौरान कई विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। ये जानकारी, कई योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 10 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर किया। इसके बाद सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें चंपावत को आदर्श जिला बनाने को लेकर बातचीत हुई है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे के दौरान मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाई दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह की सैर पर यहां निकले और धामी ने सर्किट हाउस से ब्लॉक रोड स्थित एक चाय की दुकान पर वो पहुंचे। धामी ने पहले सूर्य नमस्कार किया और फिर चाय की चुस्की का लुत्फ लेते हुए वो दिखाई दिए। इस दौरान सीएम ने वहां पर मौजूद लोगों से सरकार के कामकाज को लेकर बातचीत की, उनसे फीडबैक जानने की कोशिश की। बच्चा रास्ते में दिखाई दिया जब वो वॉक के लिए निकले थे, बच्चे से रुक कर वो बातचीत भी कर रहे हैं, उसको दुलार करते हुए दिखाई दिए। चाय की दुकान पर पहुंचे, चाय वाले से बातचीत भी की, चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए दिखाई दिए और सैर पर जब वहां पर निकले उस वक्त की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जो लोग उनको रास्ते भर में दिखाई दिए उनसे बातचीत की, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, कितना काम आपके इलाके में हुआ है और सरकार के कामकाज को लेकर कितने खुश चंपावत के लोग हैं, ये जानने की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोशिश की। अब आगे बढ़े, देहरादून से बड़ी खबर है। देहरादून में भाजपा की अहम बैठक हुई। आगामी चुनावी कार्यक्रमों को लेकर ये चर्चा, निकाय चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ये मंथन। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी बैठक में मौजूद। देहरादून में भाजपा की बैठक शुरू हो गई है, ये जानकारी है, चल रही है ये बैठक। इस मीटिंग में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी है। भाजपा की ये मीटिंग आगामी निकाय चुनाव को लेकर और लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद अहम मानी जा रही है। इसमें शक्ति केंद्रों और बूथ स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत करना है, कार्यकर्ता बूथ स्तर पर किस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, इसी को लेकर चर्चा हो रही है, ये जानकारी। प्रबंधन का विषय है, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण शक्ति केंद्र ले जाना, उस विषय को चर्चा होगी। आगामी दिन में कैंट बोर्ड के चुनाव हैं, नगर पालिका के चुनाव, सारे विषय में तो बैठक होती है, सारे विषय उसमें निकल कर आते हैं। हाँ, निश्चित रूप से बूथ प्रबंधन महत्वपूर्ण बना रहे, वो दृश्य हमारे पहले भी रहा, हमारे शक्ति केंद्र तक बूथ तक हमारी इकाई रही है। अभी क्योंकि नया संगठन बना तो नए कार्यकर्ता भी उसमें जो आएंगे बूथों पर, उस सारे विषयों को लेकर आज की बैठक में चर्चा। बूथ शक्तिकरण को लेकर हो रही है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जी देहरादून पहुंच गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कितना बड़ा एजेंडा है ये और किस तरह से 2024 की चुनावों की तैयारी आप करें? देखिएगा, हम आश्वस्त हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उत्तराखंड में कसौटी पर खरे उतरे हैं। कभी भी हम यहाँ पर एक आकलन था कि बीजेपी कांग्रेस
लेकिन यहाँ की जनता ने हमें इतना स्नेह और प्यार दिया है कि हम पुनः दूसरी बार हम जीत कर आए हैं। सरकार भारी बहुमत की सरकार बनाई है, इसलिए बूथ तक जो हमारे काम पहुँचे हैं, बूथ तक जो हमारी योजनाएं पहुँची हैं, वो लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए सब तुलनात्मक अगर हम देखें तो हमारा बहुत अच्छा कार्य खड़ा हुआ है और हम उसमें भारी बहुमत से जीतेंगे। शक्ति केंद्र और बूथ शक्तिकरण को लेकर भाजपा ज़्यादा जोर दे रही है, तो आपको लग रहा है कि अगर बूथ मैनेजमेंट बढ़िया होगा, शक्ति केंद्र अगर पूरी तरह से सही रहेंगे तो आप चुनाव में जीत पाएंगे? हाँ, देखिए कि राजनीतिक दल की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो बूथ ही होता है, क्रियान्वयन जो होता है वो बूथ पर होता है। इसलिए बूथ को मजबूत करना, यहाँ तक कि हम पन्ना प्रमुख तक भी बना रहे हैं। अगर 35 पेज है अगर एक बूथ पर वोटरों के, एक एक पेज का प्रमुख भी बना रहे हैं। और जहाँ तक मोदी जी का एक संदेश हमें गया हुआ है जिसको हम कर रहे हैं कि हमें इलेक्शन ही नहीं जीता, चुनाव ही नहीं जीतना, हमें दिल भी जीतना है। इसलिए किसी जाति धर्म भाषा का व्यक्ति होगा, किसी भी प्रकार का किसी भावना के ठहस रह रहा होगा, उसको भी हमने अपना बनाने का काम करना है। सरकार को 1 साल अगले महीने पूरा हो रहा है, धामी सरकार 1 साल की हो जाएगी, तो आपको लग रहा है कि संतुष्ट काम सरकार ने किया है या कुछ और बेहतर हो सकता था? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम किया है, हम उससे संतुष्ट हैं और बेहतर की कोई सीमा नहीं है। बेहतर तो कभी तक कहीं भी जा सकता है, जो भी होगा बेहतर होगा, लेकिन पारदर्शी ईमानदार सरकार है। लेकिन संगठन के कार्यकर्ता जो सरकार बनाने के लिए काम करते हैं वो 1 साल बाद भी दायित्व नहीं मिले, तो कब तक फाइनल है? नहीं, 1 साल के बाद नहीं मिले नहीं होगा, 1 साल के अंदर ही मिल जाएंगे। अब आइए इस बैठक को लेकर विस्तार से बातचीत कर लेते हैं। मेरे साथी पंकज राणा जुड़ चुके हैं देहरादून से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पंकज, देखिए आपने बातचीत की महेंद्र भट्ट से भी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उनसे भी, और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से भी। उन्होंने कहा कि चुनाव ही नहीं, दिल भी जीतना है और बेहतर की कोई सीमा होती नहीं है, इसीलिए यह बैठक यहाँ पर की जा रही है। जो एजेंडे इस बैठक के हैं प्रमुख तौर पर, जिन पर चर्चा होनी है, मंथन होना है, इसको लेकर जानकारी दें। और ये बैठक चल रही है अभी भी, पंकज? बिल्कुल दीपा, मेरे पीछे जो भवन नज़र आ रहा है इसी में भाजपा की ये बूथ मैनेजमेंट की बैठक चल रही है। इसमें प्रदेश प्रभारी और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट मौजूद हैं, और राज्यसभा सांसद हैं सरोज पांडे, वो इस बैठक में आई हैं। पार्टी के जितने भी जिला प्रभारी, सह प्रभारी और तमाम जो बूथ के प्रभारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। बूथ मैनेजमेंट को लेकर ये बैठक की जा रही है क्योंकि आगामी एक तो निकाय चुनाव आने वाला है, और निकाय चुनाव उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों का रिहर्सल के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो निकाय चुनावों को किस तरह से बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं, बूथ को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, शक्ति केंद्रों पर और कितनी संख्या बढ़ाई जा सकती है, तो ये सब चीज़ें भाजपा इस बैठक में अपनी तैयार कर रही है। भाजपा का एक प्रमुख एजेंडा है क्योंकि मोदी सरकार की इस बार हैट्रिक होने जा रही है, होगी या नहीं होगी, इसको लेकर पूरी तरह से इसमें सभी जो कार्यकर्ता हैं उनको पूरी तरह टिप दिए जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार की 5 चीज़ों को, जो जन हित की जो 5 कार्य योजनाएँ हैं, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से और तमाम चीज़ों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुँचाना है। इनके घर घर तक जाके लोगों को बताना है कि केंद्र सरकार ने इतनी बेहतर योजनाएं प्रदेश के लोगों के देश के लोगों के लिए की हैं। इसके साथ साथ ही 2 योजना राज्य सरकार की होंगी, जिन योजनाओं को पूरी तरह से जनता तक पहुंचाना होगा। इसका ये भी निर्देश बैठक में दिए गए हैं कि सभी जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, वो एक ग्रुप तैयार करेंगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी चीज़ों को जन जन तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। तो ये पूरी तरह से बूथ मैनेजमेंट किया जा रहा है। शक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अभी भाजपा के तकरीबन 2600 शक्ति केंद्र हैं। उसके साथ साथ ही शक्ति केंद्रों के साथ जितने भी बूथ आते हैं, जो एक शक्ति केंद्र होता है उसके अंदर 3 बूथ आते हैं, लेकिन अब ये तैयार किया जा रहा है कि शक्ति केंद्रों के साथ 3 से लेकर 5 बूथ हो सकेंगे। और इस तरह से तमाम जो मैनेजमेंट है, बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, जो सबसे प्रमुख भाजपा का जो सबसे रीढ़ की हड्डी का कार्यकर्ता माना जाता है बूथ लेवल का, वो कार्यकर्ता पूरी तरह से जो भाजपा सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की नीतियां हो या फिर राज्य सरकार की नीतियां हो, उन्हें जन जन तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, उन सब चीज़ों पर इस पर मंथन चल रहा है। तो फिलहाल अभी बैठक चल रही है, शाम 4 बजे तक ये बैठक चलेगी। बूथ जीत लिया तो चुनाव जीत लिया, ये नारा भी बीजेपी का है और इसी नारे को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तमाम जो योजनाएं हैं उनको जनता तक किस तरीके से पहुंचाना है, स्थिति किस तरीके से मजबूत करनी है। निकाय चुनाव भी सामने, उसके बाद 2024 का आम चुनाव है, इसी को लेकर मंथन यहाँ पर हो रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोश्यारी ने पहली बार मीडिया से मुखातिब होकर के राज्यपाल पद छोड़ने पर अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहने लगा तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि भाई बचपन से आप जानते हैं 16-17 साल से घूमते घूमते थक गया हो, और यहाँ भी मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि तनख्वाह मिलती है, इतना बंगला मिला है, अगर मैं 24 घंटे में 18 घंटा तो छोड़ो 16 घंटा भी काम न कर सकूँ तो मैं अपराध करूँगा, इसलिए आप मुझे मुक्ति दिला देंगे तो पद से तो अच्छा है। तो समझदार आदमी तो इतने तत्वदर्शी हैं,
जो पूछने वाले हैं, तो ना आप ऐसा है तो अपनी इच्छा को मीडिया में बोल दीजिए, तो आप मुझे बता दीजिए। तो मैं वो मीडिया में कहा मैंने कि मैंने इच्छा व्यक्त की है, और 15-20 दिन बाद मुझे कहा कि ठीक है, जब आप छोड़ना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र भेज दीजिए। त्यागपत्र दे दिया, स्वीकार हो गया। अब आपके बीच में हूँ, और मैं संक्षेप में बताता हूँ कि मेरी एक ही इच्छा है कि उत्तराखंड को हम आत्मनिर्भर बनाए। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा किच्छा के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान सौरभ बहुगुणा ने भाजपा की नगर इकाई की तरफ से करवाई गई कार्य समिति में शिरकत की। इस मौके पर सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। हमारे पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी, हमारे मनमोहन सक्सेना जी मंडल, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ है, उनको बधाई देता हूँ। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था और कार्यकर्ता काम करने के उत्सुक हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी उनके कार्यकर्ता हैं। सिर्फ आज हम उनके बीच में यही कहने आए थे कि 24 का चुनाव है, हमारे नए लक्ष्य है, उसको जीतना है। भारी मतों से जीता है। पिछली बार नैनीताल लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा मतों से जीती थी, 500 सीटों में। और उधर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट खटीमा के दौरे पर रहे। अजय भट्ट ने केंद्र सरकार के बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस बजट में पर्यटन के लिए 50 नए डेस्टिनेशन बनाने की बात है और उन 50 डेस्टिनेशंस में उत्तराखंड के भी डेस्टिनेशन शामिल हैं। केंद्र सरकार 50 नए डेस्टिनेशन बनाएगी जिनको इम्प्रूव करेगी हर तरफ, और वो हमारे यहाँ भी आ सकते हैं। हमारा पर्यटन प्रदेश है। अभी जब बजट फ्लोट होगा पर्यटन का तब पता लगेगा। ये तो उसमें बात लिखी है और कह भी दिया है, उसके लिए एक बल्क में बजट आता है, किस स्टेट को क्या क्या दिया जाता है। जैसे हमारे वहाँ स्वदेश दर्शन है और प्रसाद, 2 योजनाएं हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इस बीच पैदल मार्ग पर तैयारियों के तमाम वीडियोस सामने आ रहे हैं, जिसमें ग्लेशियर काटकर रास्ता तैयार करते हुए कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप, केदारधाम से लेकर के लिनचोली तक 7 किलोमीटर पैदल मार्ग बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ पर बर्फ काट करके, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, बर्फ काट करके रास्ता तैयार किया जा रहा है। आपको बताएं कि इस बार 25 अप्रैल से केदारधाम की यात्रा शुरू होनी है और उससे पहले की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, रास्ता किस तरीके से बनाया जा रहा है, कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। और उधर बद्रीनाथ धाम की यात्रा की भी तैयारियां जोरों पर हैं, मगर बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क धंसने की वजह से प्रशासन के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। प्रशासन ने सड़क की मरम्मत तो करवा दी है, लेकिन सवाल यह है कि जमीन के अंदर हो क्या रहा है। 27 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है, मगर बद्रीनाथ हाईवे पर जमीन धंसने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। हाईवे पर कई मीटर गहरे गड्ढे बन गए हैं। प्रशासन ने फिलहाल गड्ढे तो भर दिए हैं, मगर प्रशासन की टेंशन कम नहीं हुई है। इन हालातों में भला बद्रीनाथ की यात्रा कैसे होगी? 27 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन बद्रीनाथ का द्वार जोशीमठ चिंता बना हुआ है, क्योंकि जो पुराना रास्ता जोशीमठ से मारवाड़ी वाला है उसमें अभी भी भूधसाव जारी है, क्रैक्स बढ़ रहे हैं। लेकिन हेलंग बाईपास के निर्माण कार्य को नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तक ऐसे निर्माण कार्यों को करने पर रोक है और आगे भी फिलहाल इस निर्माण कार्यों को रोका गया है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए ये मुख्य मार्ग है, मगर मुख्य मार्ग पर ही कई जगह जमीन धंसने से गहरे गड्ढे बन गए हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, इसलिए बीआरओ को निर्देश दिया गया है कि वो अपने संसाधनों के साथ ग्राउंड पर तैनात रहे। चौड़ीकरण या कुछ ना करें, जो एग्जिस्टिंग रोड है जहाँ पर भी क्रैक्स हैं या कुछ दिक्कत है उसको ठीक कर दें, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और जैसे जैसे उसमें देखा जाएगा, उसमें ये भी कहा गया है मुख्य सचिव महोदय द्वारा कि बीआरओ की एक पूरी टीम ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार के साथ वहाँ तैनात रहे और कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो उसको इन्वेस्टिगेशन कर उसको तुरंत ठीक करें। परमानेंटली उनको कहा गया है कि सारे इक्विपमेंट्स के साथ आपकी टीम मॉनिटरिंग के लिए तैनात रहेगी। मगर सवाल ये उठ रहा है कि बद्रीनाथ हाईवे के नीचे आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि इतने गहरे गड्ढे बन गए? क्या जमीन के नीचे अभी भी कोई हलचल हो रही है? अगर यही हाल रहा तो बद्रीनाथ की यात्रा कैसे सुचारू रूप से चल पाएगी?
एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा के साथ जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी का बयान सामने आया। पलायन रोकने के लिए करूंगा काम, ये उन्होंने कहा है। खाली हो चुके गांव को आबाद करने पर मेरा जोर रहेगा, काम करूंगा, उन्होंने कहा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के बाद अब कोश्यारी भी करेंगे पलायन पर काम, उन्होंने ये बात कही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।